Hello friend, this is Mamta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस आज हम करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% जिताएगी। तो स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स से। डिफाइन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? The species surrounding central metal atom और ion in a complex is called ligand। और ligands क्या होते हैं? और ligands होते हैं लुईस बेसिड्स। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इसलिए ligands को लुईस बेस कहा जाता है और मेटल एटम और आयन को लुईस एसिड कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका एक क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, नेम द लुईस एसिड्स एंड बेसिस इन द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम +2 है ये लुईस एसिड है और बेसिस है आपके लिगेंड्स क्लोराइड, आयन एंड अमोनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो बहुत आसान है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? इनके पास जो डोनर एटम होता है वो एक लोन पेयर के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब कि लिगेंड सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम या आयन के साथ, तो इसलिए इन्हें मोनोडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। अब ये चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव और F-, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और न्यूट्रल भी हो सकते हैं ये H2O, NH3CO। CO इज कार्बोनाइल, अमाइन एंड एक्वा, ठीक है। इसके अलावा सल्फेट SO4-2 और CO3-2 दैट इज कार्बोनेट, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन उन पे चार्ज -2 होता है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मोनोडेंटेड लिगेंड पे सिर्फ -1 चार्ज ही होगा, नहीं, -2 चार्ज भी हो सकता है। और उसके एग्जाम्पल है सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है लिगेंड मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड? क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिगेंड पे चार्ज है या नहीं है, और है तो कितना है। अब एग्जाम्पल है बाइडेंटेड लिगेंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथिलीन डायअमाइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है EN। और ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड क्यों है? तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, NH2CH2CH2NH2। तो इसके पास ये दो नाइट्रोजन एटम है, एक ये और एक ये, दोनों पे लोन पेयर है। तो ये इन दोनों नाइट्रोजन एटम के साथ सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बना सकता है। तो एट अ टाइम ये कितने बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम या आयन के साथ? 2। इसलिए इसे कहा जाता है बाइडेंटेड लिगेंड, और ये न्यूट्रल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। अगला बाइडेंटेड लिगेंड है हमारा ऑक्सलेट आयन। अब इसका ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया तो ये हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, ये क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप इसमें से ये दोनों H निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव C। अब क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड से बना है इसलिए इसे कहा जाता है ऑक्सलेट आयन। तो देखिए C2O4-2, C2O4-2 चार्ज किस वजह से? ये दोनों ऑक्सीजन एटम पे चार्ज होता है, तो ये देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आप ऑक्सलेट आयन को रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको बना सकते हैं। अब इस पे चार्ज कितना है? -2। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये चार्ज बाइडेंटेड लिगेंड है। ये भी अपने इन दो ऑक्सीजन एटम के साथ एट अ टाइम 2 बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब बात करते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसके नाम पे ध्यान दीजिए और चार्ज पे ध्यान दीजिए। कितना चार्ज है इस पे? -4, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। नाम क्या है? EDTA। तो नाम कैसा है? इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो पहले इथिलीन लिख देते हैं, CH2CH2। तो ये वाला पार्ट किसका हो गया? इथिलीन का। अब डायअमाइन, तो डायअमाइन बोले तो ये नाइट्रोजन एटम और ये नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब टेट्रा एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन क्या होता है? CH3COO नेगेटिव, लेकिन एक वैलेंसी आपको फ्री करनी होगी क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और इसी तरीके से यहाँ पे बना दीजिए आप CH2
COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड क्यों? क्योंकि ये एक ही बार में 6 बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकता है। कैसे? देखिए 1 2, 2 नाइट्रोजन एटम हो गए और 4 हो गए ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4। सो 4 + 2, इस तरीके से ये 6 बॉन्ड एट ए टाइम बना सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब कुछ एग्जाम्पल हम एम्बीडेंटेड लिगेंड के देख लेते हैं, जैसे कि ये नाइट्रो और थायोसाइनेट आयन या आइसोथायोसाइनेट आयंस, ये जो NO2- और SCN-, ये इसके एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये होते एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लेकिन एट अ टाइम ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मोनोडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड है। जैसे कि नाइट्रो या तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। इसी तरीके से या तो ये सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये ब्रीफ रिवीजन हो गया आपका लिगेंड्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत सिंपल है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। तो जब आप इसको डिसोशिएट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ये जो काउंटर आयन होते हैं यही डिसोशिएट होते हैं। लिगेंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल एटम या आयन और उसके साथ जो लिगेंड्स होते हैं, इनको हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो कुछ भी है, इसे ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और इसके बाहर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। और उसके बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर आप काउंटर आयन को देखें तो ये काउंटर आयन पर जितना चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, उसका अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। जैसे 4K पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव आयन है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितना चार्ज होगा? -4। तो ये जो काउंटर आयन, ये काउंटर आयन होते ही इसलिए है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चार्ज हो उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। तो हमेशा एक ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पहचानना हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक स्फीयर है, कैटायनिक स्फीयर है या न्यूट्रल स्फीयर है, तो ध्यान दीजिए काउंटर आयन अगर आपको K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव दिख जाए या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन दिख जाए, तो इसका मतलब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो वो कैसा होगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो काउंटर आयन होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस साइड, यानी कि कहाँ लिखा जाता है? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके का है, एनायनिक, कैटायनिक या फिर न्यूट्रल। अगली बात करते हैं, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में पूछा जाए, ये आपकी सब टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है जिनका हम रिवीजन ले रहे हैं, जिनसे बोर्ड में एग्जाम्स आए क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए निकल का कॉम्प्लेक्स है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? ये देखिए ये मेटल है और ये लिगेंड्स है और इस पे +2 चार्ज है, तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और काउंटर आयन क्या है यहाँ पे? क्लोराइड आयन। अब देखिए क्लोराइड आयन पे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। 2Cl- है तो यहाँ पे भी +2 चार्ज होगा, ठीक है। और जब भी आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा तो काउंटर आयन हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इन चीज़ों का आप खास ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, तो देख सकते हैं ये वाला जो है ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो यहाँ से मार्क्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी के क्वेश्चन की, उसमें ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसे क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर सेकेंडरी स्फीयर। और जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है इसे हम प्राइमरी स्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे जो वैलेंसीज होती है वो आयोनाइजेबल होती है और हमेशा किसी चार्ज स्पीशीज से ही वो सेटिस्फाइड होती है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। लिगेंड्स कैटायनिक कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये वर्नर्स थ्योरी का
क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर एक ही तरीका के लिगेंड हैं तो इट विल बी होमोलैप्टिक, होमो मतलब एक जैसे, और लिगेंड्स एक से ज़्यादा तरीके के हैं तो इट विल बी हेट्रोलैप्टिक। अब यहाँ पे आपको काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आपका कैसा है, एनाइन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो काउंटर आयन से आपको नहीं मतलब है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनाइनिक होगा, तो आपका काउंटर आयन इधर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने सल्फेट देखा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं। अब ये एक ही तरीके के हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया होमोलैप्टिक। सेकंड में देखा लिगेंड्स कौन कौन है, इथिलीन डायमाइन जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, एक है एक्वा और एक है क्लोरो, तो 3 तरीके के लिगेंड है, सो इट इज हेट्रोलैप्टिक। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे एक्वा है, वाटर है और NCS है, सो इट इज अगेन 2 तरीके के लिगेंड्स है, तो दिस इज हेट्रोलैप्टिक। नेक्स्ट इज ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ एक ही तरीके का लिगेंड है, अमोनिया, सो दिस इज होमो। ठीक है, आप काउंटर आयन पे यहाँ फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के लिगेंड्स पे फोकस करना है। अब ये क्या है, आपके ऑक्सलेट बाइडेंटेड है लेकिन है तो एक ही तरीके के ऑक्सलेट, है ना, तो ये कैसा है आपका, अगेन होमोलैप्टिक। नेक्स्ट इज यहाँ पे अमोनिया और क्लोराइड 2 तरीके के लिगेंड्स है, तो सो दिस इज हेट्रो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम मार्क्स निकालेंगे बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन है, ये वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन है। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट आयन। तो यहाँ पे कोबाल्ट की इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की है कि कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड इफ ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो यहाँ पे आपका जवाब कहाँ से आप निकालेंगे, जवाब निकालेंगे आप काउंटर आयन को देखेंगे। अगर सिर्फ एक ही काउंटर आयन है, देखिए क्लोराइड आयन कितना है, सिर्फ 1, तो 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। यहाँ पे हमने देखा काउंटर आयन में 3 क्लोराइड आयन है तो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। और अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं ये जो आयन्स होते हैं काउंटर आयन्स, यही आयोनाइजेबल होते हैं, तो यहाँ पे कितने मोल्स प्रेसिपिटेट होंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन है ही नहीं तो यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब ये तो काउंटर आयन की बात हो गई, लेकिन अंदर अगर कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 + 2 6 लिगेंड्स, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, यहाँ पे 5 + 1 6 लिगेंड्स हैं और यहाँ पे 3 + 3 6 लिगेंड्स हैं। तो अगर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिलाया जाए तो जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कितनी तरीके के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4, ये सारी हमने लिख दी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। So next question is find out the oxidation state of the metal ion in the following complex। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये सेंट्रल मेटल आयन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो आप कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम नहीं लिख सकते और आप उस कॉम्प्लेक्स के मेटल एटम के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे मान लीजिए जो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है या वो एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं हम X, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं X प्लस। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि लिगेंड पे चार्ज पता होना जरूरी है, तो ये साइनो है, तो साइनो इस पे क्या चार्ज होता है, -1, तो ये कितने हैं टोटल 4, सो इट इज 4 × -1। ठीक है, ये बात हो गई कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमने X एज्यूम किया है और ये 4 × -1, ये इसकी वजह से ये चार्ज, दिस इज बिकॉज ऑफ लिगेंड्स। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेट चार्ज कितना है, -2, ये हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन अगर गिवन नहीं हो तो काउंटर आयन को देखिए, काउंटर आयन पे जो नेट चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। तो यहाँ हमने देखा
निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ -2 + 4 दैट इज इक्वल टू +2। तो इस कॉम्प्लेक्स में निकल है +2 स्टेट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो देखा हमने अमोनिया कैसा होता है, ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं x प्लस कितने लिगेंड्स हैं ये अमोनिया के 6, लेकिन ये है इस पे चार्ज 0 है। और कॉम्प्लेक्स पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है +3, सो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3 स्टेट में। देखिए नॉर्मली आप ये चीज़ समझिए कि जो मेटल होता है ना, उस पे या तो कोई भी चार्ज नहीं होगा या फिर क्या होगा, उस पे प्लस चार्ज होगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो फ्लोराइड जो लिगेंड है, इस पे चार्ज क्या होता है, -1। कोबाल्ट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x, तो x प्लस कितने हैं फ्लोराइड आयन, 6, तो 6 इंटू -1। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना है, -3, सो दिस इज -3। सो x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर भी है कोबाल्ट +3। और ध्यान दीजिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए। आप जानेंगे ये वाला कैसा होता है, ये होता है डायामैग्नेटिक, जबकि ये होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और दोनों में ही कोबाल्ट +3 स्टेट में। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज दिया ही नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। ये देखा हमने कि ये 4K पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 4K पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो ये तो डिसोशिएट होगा। और साथ में हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, FeCN का होल 6। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना होगा, काउंटर आयन की वजह से नेट पॉजिटिव चार्ज है 4, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज होगा -4। और वैसे भी भाई बंधुओं आप देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैसा होगा, एनायनिक, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, x, सो x प्लस लिगेंड्स क्या है आपका यहाँ पे, साइनाइड पे क्या होता है, -1 चार्ज, तो इस x प्लस 6 इंटू -1। काउंटर आयन का यूज यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये हमें ये बताएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना है, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है -4, सो x इज इक्वल टू -4 + 6 दैट इज इक्वल टू +2। तो आयरन यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 स्टेट में। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखिए ये मुझे सल्फेट दिख रहा है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, दिस इज काउंटर आयन। तो सल्फेट पे चार्ज -2 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, +2, सो दिस इज CONH3 का होल 5 Br, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज आ गया +2, सो दिस इज कैटायनिक। चलिए अब कोबाल्ट का हम मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है x, सो x प्लस अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, अभी अभी हमने बताया था, तो 5 इंटू 0 प्लस Br कैसा है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है +2, सो x प्लस 0 प्लस -1 इज इक्वल टू +2, सो x इज इक्वल टू +2 + 1 दैट इज +3। तो कोबाल्ट यहाँ किस स्टेज में है, +3 स्टेज में। तो मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के भी क्वेश्चन करने हैं। अब देखो ये टेट्रा कार्बोनाइल आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो आपका लिगेंड क्या है, कार्बोनाइल CO, ये कैसा होता है, न्यूट्रल। तो देखिए भाई ये न्यूट्रल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चार्ज भी नहीं है, तो आयरन के लिए अब हम लिखते हैं इसका, मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट है x प्लस 5 इंटू 0, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और खास तौर से इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप ध्यान कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट विल बी 0। ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए मैंने देखा काउंटर आयन K3, तो ये काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, सो इट विल बी Al
C2O4 क्या होता है, ऑक्सलेट होता है, और जिस पे चार्ज क्या होता है, -2। अब यहाँ पे देखिए K3 है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, -3 प्लस 3K पॉजिटिव, 3K पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे चार्ज होगा -3। अब ये है हमारा ऑक्सलेट, है ना, ऑक्सलेट पे क्या चार्ज होता है, -2, ये होता है C2O4 -2, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम OX -2। तो पता कर लेते हैं हम, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X है, ऑक्सलेट पे कितने हैं टोटल, 3, चार्ज कितना होता है इस पे, -2, सो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज है -3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3। तो एल्यूमिनियम पे यहाँ पे चार्ज क्या है, +3, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना भी सीख लिया। अब आगे की बात करते हैं। The question is, classify the following complexes as cationic, anionic and neutral sphere complexes। तो अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है या उस पर कोई चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है। और सबसे बड़ी बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर प्लस चार्ज है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटाइनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज कैटाइनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। अगला है हमारा, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, स्फीयर के बाहर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये कैसा है आपका, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको मैंने शुरू में ही समझाया था जब लिगेंड्स की बात की थी, काउंटर आयन को देखिए, काउंटर आयन आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। जैसे अगर आप इस आयन को, कॉम्प्लेक्स आयन को डिसोशिएट करते हैं तो ये किस तरीके से होता है, 3Na पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज का नेट कितना है, 3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, -3, so it will be CONO2 का होल 6 -3। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या है, माइनस, सो दिस इज एनाइनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब ये आपको हम सिखा क्यों रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जो एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उनके मेटल के एंड में 8 लगता है, जैसे कोबाल्टेट। और जो कैटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनमें नहीं लगता, उसमें हम मेटल को एज इट इज लिखते हैं विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये काउंटर आयन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो और काउंटर आयन पे नेट चार्ज कितना है, -1, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या आएगा, +1। अब जैसे ये तो हो गया आपका काउंटर आयन, दिस इज Cl नेगेटिव प्लस CONH3 का होल 5 CO3। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना आएगा, ये -1 है तो यहाँ आएगा +1। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्लस चार्ज है तो ये कैसा है, कैटाइनिक, कैटाइनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे की बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेट चार्ज 0 होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है और इनकी वजह से जो चार्ज है वो है -2, और प्लेटिनम पे जो चार्ज है यहाँ पे वो है +2। तो +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स ये क्या है आपका, ऑक्सलेट आयन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, तो काउंटर आयन देखिए, पॉजिटिवली चार्ज, काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। काउंटर आयन कितने हैं, 3K पॉजिटिव, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, -3। बाकी हम लिख देते हैं AlC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, सो दिस इज एनाइनिक, दिस इज एनाइनिक स्फीयर
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो हम आप ऑलरेडी अपना डिटेल्ड वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं, MSK केमिस्ट्री लेक्चर 52 या 53 में आप देखिए, हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9 का डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया है, सारी एक्सरसाइजेज भी एक्सप्लेन की है। ये हम रिवीजन के लिए ले रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो नाम देखिए, कॉम्प्लेक्स कैसा है, -2, मतलब कैसा है, एनाइनिक। तो मेटल के एंड में क्या लगने वाला है, 8, मतलब निकलेट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। तो ये अभी अभी आपको मैंने सिखाया है, तो उस बेसिस पे जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो मतलब निकल के लिए आप रोमन में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। निकल के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका रोमन में ये 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपके लिगेंड क्या है, CN, साइनो। तो CN का IUPAC नेम क्या हो जाता है, साइनो। आप ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये जो पूरा चार्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CN है इसका IUPAC नेम क्या होता है, साइनो। फ्लोराइड का फ्लोरो, और खास तौर से अमोनिया का ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं AMMINE। नोट द स्पेलिंग, दिस इज एमाइन। वाटर को लिखते हैं हम एक्वा। ठीक है, ओके। तो अब इसका नाम हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे हमने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पहचान लिया, दिस इज +2। तो अब कितने लिगेंड हैं, 4 साइनाइड। तो क्या लिखेंगे हम, टेट्रासाइनो, TETRA, टेट्रासाइनो। तो ये तो लिगेंड की बात हो गई। मेटल क्या है हमारा, निकल, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या है, -2। सो दिस इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या लिखेंगे हम, निकलेट, NICKLATE, निकलेट। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2, तो रोमन में लिखेंगे 2। अब क्योंकि ये आयन है, यहाँ पे काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो साथ में लिखेंगे हम आयन। सो दिस इज टेट्रासाइनो निकलेट आयन, ये इसका नाम हो गया। अब अगले कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज बाहर चार्ज क्या, +3। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, कैटायनिक। कैटायनिक में मेटल के नेम के एंड में 8 नहीं लगता है। अब आपको सबसे पहला काम क्या है, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3। ठीक है, ये क्या है, अमोनिया लिगेंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AMMINE। कितने हैं ये, 6। तो ये हो जाएगा हेक्सा अमाइन, हेक्साअमाइन कोबाल्ट। स्टेट क्या है, 3rd। तो ये रोमन में हमने 3rd लिख दिया। अब क्योंकि ये आयन है, यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे आयन। ठीक है, नेक्स्ट इज ये है फ्लोरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोबाल्ट का बाहर है चार्ज -3, तो कोबाल्ट के एंड में क्या लगेगा, कोबाल्टेट। अब कितने हैं फ्लोरो, 6। तो इट विल बी हेक्सा फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। और कोबाल्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अभी अभी हमने सिखाया आपको, +3 है, +3। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे आयन। ओके, अब नेक्स्ट है निकल का क्लोरो कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो इट विल बी निकलेट, तो इट विल बी टेट्रा क्लोरो, CHLORO, टेट्राक्लोरो निकलेट, NICKLATE, निकले। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, 2, और साथ में लिखेंगे हम आयन। ठीक है, अब बाकी के टेक्स्ट बुक के जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं, इनकी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप हमारा वो वीडियो देखिए। आई थिंक MSK केमिस्ट्री 52 या 53 वो लेक्चर है, वहाँ से आप देखिए। अब हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि देखो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत डाउट होता है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सेस के नेम गिवन है और हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। काउंटर आयन है क्लोराइड आयन, टेट्रा एक्वा मतलब लिगेंड्स क्या है हमारे, 4H2O है, और क्या है, डाई क्लोरो मतलब 2 है क्लोराइड आयंस, ये क्या है हमारे लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। देखिए ये रोमन में लिखा है ना, ये रोमन में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होता है। और क्लोराइड क्या है हमारा, ये है काउंटर आयन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी किसकी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ठीक है, तो लिख देते हैं। पहले हमने लिखा क्रोमियम, क्रोमियम इधर गिवन है तो हमने क्रोमियम लिख दिया। टेट्रा एक्वा मतलब H2O का होल 4। फिर बोला इन्होंने डाइक्लोरो तो हमने लिख दिया Cl2। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेट चार्ज कितना आएगा, उतने ही आपके क्लोराइड के काउंटर आयन होंगे। क्योंकि जब हम नेम लिखते हैं ना तो काउंटर आयन के कितने होंगे ये सब नहीं हम बताते हैं। 3 अगर काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो आप ट्राई पोटेशियम नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ पोटेशियम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, ये गिवन है। और 2 क्लोराइड आयन है यहाँ पे लिगेंड, तो इनकी वजह से नेट चार्ज कितना होगा, -2। तो +3 -2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितना हो गया, +1। तो +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर आयन कितने रिक्वायरमेंट होगी, 1 क्लोराइड आयन। तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इट विल बी CrH2O का होल 4 Cl2। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर आप लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि काउंटर आयन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट इज देखिए डाई अमाइन, मतलब ये लिगेंड आपका कितना है, NH2, कितने हैं, 2। डाई अमाइन मतलब 2NH3। ओके, डाई क्लोरो मतलब Cl, 2Cl-, ये लिगेंड है। और प्लेटिनम आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, +2। तो लिख देते हैं डाई अमाइन डाई क्लोरो प्लेटिनम। तो पहले हम लिखेंगे मेटल को। ठीक है, फिर है डाई अमाइन मतलब NH3 का होल 2, डाई क्लोरो मतलब Cl2। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या होगा, कैसे पता लगाएं, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 गिवन है। 2 क्लोराइड आयन है जिनकी वजह से चार्ज होगा -2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चार्ज होगा ही नहीं, इट इज न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हम लिखेंगे Pt NH3 का होल 2 Cl2, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो कुछ कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, 2 + 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स का 4। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। It is equal, coordination number is equal to the total number of bonds between ligands and central metal atom और आयन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्लोराइड आयन है ना, ये कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 क्लोराइड आयन है तो ये बॉन्ड बनाएंगे और 2। ठीक है, EN कैसा है हमारा, बाइडेंटेड लिगेंड, तो 1 EN कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। ठीक है, अब कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 2 EN है तो ये टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 × 2 4। तो 4 बॉन्ड्स तो बनेंगे EN की वजह से और 2 बॉन्ड्स बनेंगे किसकी वजह से, क्लोराइड आयन की वजह से। ये मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का है ये किसके इक्वल होगा, 6। तो ध्यान देने वाली बात क्या होगी, आपको ये देखना है कि आपका लिगेंड बाइडेंटेड है या मोनोडेंटेड है। अब जैसे यहाँ पे इरिडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, तो ये कैसा है, C2O4 का होल 2, 2 ऑक्सलेट आयन है यहाँ पे। और ऑक्सलेट आयन कैसा होता है, बाइडेंटेड। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 2 बॉन्ड्स बनाएगा एट अ टाइम। टोटल कितने हैं ये, 2, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 × 2 = 4। और क्लोराइड आयन कितने बनाएंगे, 1 क्लोराइड आयन 1 बनाएगा, 2 क्लोराइड आयन 2 बनाएंगे, तो टोटल विल बी 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इरिडियम का, इट विल बी 6। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटिनम की। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रो और अमाइन दोनों ही कैसे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 नाइट्रो है तो इनकी वजह से बनेंगे 2, 2 अमोनिया है तो इनकी वजह से बनेंगे 2। तो प्लेटिनम के साथ जो लिगेंड्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएंगे जिसे कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इट इज इक्वल टू 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम EAN कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो इसका टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला गिवन है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले में बच्चे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो देखिए ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मतलब यहाँ पे आयरन है, ये किस स्टेट में, +3 स्टेट में। तो आयरन के अराउंड जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो खुद मेटल एटम के होंगे, जैसे आयरन यहाँ पे किस स्टेट में है, +3 स्टेट में है। ठीक है, तो आयरन की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अब क्योंकि इस पे +3 चार्ज है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3। तो आयरन की वजह से जो आयरन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे Fe+3 की वजह से वो होंगे 23। ठीक है, ये तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे, 6। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। टोटल कितने हो गए, 6 × 2 12। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, Z माइनस एक्स, इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और प्लस ये जो Y होता है ये Y कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए यहाँ पे मेटल क्या है हमारा, आयरन। आयरन का Z एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 26 - 3। अब ये लूज इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चलता है, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया 26 - 3। साइनो लिगेंड्स हैं तो एक लिगेंड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 2 दैट इज 12। तो ये कितना हो गया, 23 + 12 इट इज इक्वल टू 35। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो इनर्ट गैस से मैच ही नहीं कर रहा। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो उस कॉम्प्लेक्स के उस पीरियड की इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो जैसे इस केस में होना चाहिए 36, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 36 ही हो, ये उससे वेरी कर सकता है। तो हमें तो सिर्फ ये इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का है, ये कंट्रीब्यूशन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन का है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 35। अब हम क्रोमियम का केस देखते हैं। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो यहाँ पे क्रोमियम का खुद का कंट्रीब्यूशन, ये तो हो गया मेटल का कंट्रीब्यूशन और ये हो गया लिगेंड का कंट्रीब्यूशन। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 27 माइनस, अब इसने तो एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया तो 27 - 0 + 4 × 2 = 8। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे भी 35 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज दिए हैं, आप बहुत आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। So the question is, hexaamine cobalt complex is diamagnetic while hexafluorocobaltate is paramagnetic। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्म में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये दोनों कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों में ही कोबाल्ट +3 स्टेट में है। तो हम पता लगाते हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका नेचर डायमैग्नेटिक क्यों होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये हम अभी आपको निकालना सिखा चुके हैं। तो +3 स्टेट में कोबाल्ट पे D6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो होना तो ये डायमैग्नेटिक चाहिए, डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, इन दिस कॉम्प्लेक्स पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस prior to hybridization, so it is low spin complex। तो पेयरिंग का मतलब क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से रह जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3D ऑर्बिटल्स ये वाले, एक 4s और 3 4p, ये हिब्रिडाइजेशन करेंगे D2sp3। ठीक है, तो D2sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा और ये यहाँ पे 6
D2sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3D में रहेंगे, 3, 4, 5, 6। तो ये इसका बॉक्स डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6 D2sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके साथ बॉन्ड कौन बनाएंगे? 6 अमोनिया लिगेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो आएंगे वो होंगे अमोनिया के। 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अमोनिया के, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 अमोनिया बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये इस तरीके से बनाना है और यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज जरूर लगाना है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। दिस इज द फ्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है और कोबाल्ट के पास है D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स D में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक प्लेस prior to hybridization, so it is high spin complex। हाई स्पिन में कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे 4s 4p और 4d ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स है ये एज इट इज आप यहाँ पे लिखेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। और ये 4s 4p एंड 2, 4d, तो कितना हो गया sp3d2। तो देखिए कोबाल्ट का जो अमाइन कॉम्प्लेक्स है वहां पे D2sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे sp3d2 हिब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो 6 sp3d2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनके साथ फ्लोरो कॉम्प्लेक्स फ्लोरोलिगेंड्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे हैं, अनपेयर्ड। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे ये 6 हैं sp3d2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा 6 फ्लोरो लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लिगेंड्स के होंगे। 3, 4, 5, 6, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, जो किसके होंगे, लिगेंड्स के होंगे। एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस कॉम्प्लेक्स का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।